चलिए, भूकंप हम कर चुके हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना हम कर चुके हैं, लेकिन भूकंप में जैसा कि आपको बताया था कि छिछले उद्गम केंद्र है ना, मध्यम उद्गम केंद्र और गहरे उद्गम केंद्र, ये आपको बताया गया था कि सबसे ऊपरी लेयर क्रस्ट होती है जो लगभग 100 किलोमीटर की होती है। लिथोस्फीयर, ये तो जानते हैं आप, तीन स्फीयर होते हैं। एक लिथोस्फीयर है, स्थल मंडल, एक जल मंडल जिसको हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, और एक वायुमंडल जिसे एटमॉस्फेयर कहते हैं, और एक होता है बायोस्फीयर जिसमें तीनों में जो जीवन है उसको मिलाकर बायोस्फीयर होता है ना। तो हम लिथोस्फीयर की बात कर रहे हैं। स्थल मंडल में सबसे ऊपर का जो लेयर होता है हम लोग इसको क्या कहते हैं, क्रस्ट या भूपरपट्टी। क्या कहते हैं, क्रस्ट या ये जानते हैं। इसके बाद यहाँ से लेकर 2900 किलोमीटर तक, कितने किलोमीटर गहराई तक, 2900 किलोमीटर तक, इसको क्या कहते हैं, मेंटल। इसको क्या कहते हैं, हम मेंटल कहते हैं। और 2900 से लेकर 6348 तक इसको हम क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। इसको हम कोर कहते हैं। ये हो गया आपका भूपरपट्टी कहते हैं, मेंटल और कोर। ठीक, उसके बाद ये जो कोर है इसको हम दो भागों में बांटते हैं। 2900 और ये यहाँ 5100, ये ना, यहाँ से यहाँ तक ये क्या कहा गया, बाह्य कोर। ये क्या है, आउटर कोर होगा ना, ये बाह्य कोर, आउटर कोर, और नीचे वाला ये आंतरिक कोर। 5100 किलोमीटर की गहराई से लेकर 6348 तक ये है। अब यहाँ पर हुआ क्या कि जो वोल्केनो आता है, अर्थक्वेक आता है, तो अर्थक्वेक जो आता है तो वो सरफेस पे जो जिस बिंदु पर, एक तो कहीं पर कहाँ होता है, नीचे होता है, नीचे ना, यहाँ से यहाँ तक ही। जैसे अर्थक्वेक जो होता है नीचे यहाँ होता है फोकस, नीचे यहाँ क्या होता है, पृथ्वी के नीचे यहाँ फोकस होता है। फोकस, इसको क्या कहते हैं अपन, भूकंप मूल। इसे क्या कहते हैं हम, भूकंप मूल। मतलब भूकंप पैदा यहीं होता है, पृथ्वी के नीचे अंदर, भूकंप मूल। और इसके 90 डिग्री कोण पर इधर ऊपर होता है एपी सेंटर। इसके लिए क्या होता है, एपी सेंटर। सरफेस पे, सतह पर ऊपर, ठीक ऊपर 90 डिग्री के कोण में आपको क्या मिलेगा, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, अधिकेंद्र। जिसे हम क्या कहते हैं, अधिकेंद्र। मैं डायग्राम में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इसको मैं पहले बता चुका हूँ ना, अधिकेंद्र कहते हैं। फिर आपको पता है यहाँ फोकस है तो यहाँ से जो तरंगे हैं इस तरह से ऊपर चारों तरफ फैलती हैं, इस तरह से फैलती हैं, ये तो आपको पता है। अच्छा, अब जहाँ पर मुझे करेक्शन करने आना है या जो बताना है वो देखो। अगर एपी सेंटर से भूकंप फोकस की गहराई 50 किलोमीटर तक हुई, कितने किलोमीटर गहराई, 50। फोकस यहाँ हुआ, ऊपर एपी सेंटर है, पता है आपको, सरफेस में अधिकेंद्र है। अगर उसका फोकस नीचे सतह से 50 किलोमीटर की गहराई में, जिसको क्या कहते हैं अपन, शैलो डेप्थ अर्थक्वेक, छिछले केंद्र वाला भूकंप। छिछले केंद्र मतलब इसका जो केंद्र है, अधिकेंद्र है या भूकंप मूल है, वो बहुत पास है सरफेस के, 50 किलोमीटर की दूरी तक ही है। ठीक, अच्छा, फिर 50 किलोमीटर से लेकर 250 किलोमीटर, मान लो भूकंप का फोकस यहाँ है, इस यहाँ से यहाँ के कहीं बीच में है, इसको बोलते हैं मध्यम केंद्र वाला, मीडियम डेप्थ अर्थक्वेक। फोकस यहाँ कहीं है, मतलब पृथ्वी के सरफेस से 50 किलोमीटर से 250 किलोमीटर के बीच में कहीं फोकस है। और एक होता है 250 से लेकर 700 किलोमीटर, एक होता है 250 किलोमीटर से अगर फोकस यहाँ है, तो ये हो गया आपका छिछले उद्गम केंद्र वाला भूकंप, है ना, शैलो डेप्थ अर्थक्वेक। अगर 50 से 250 किलोमीटर के बीच में है, यहाँ है, तो उसको क्या बोले हम, मीडियम डेप्थ अर्थक्वेक, है ना, मध्यम केंद्र वाला भूकंप। और ये वाला जो है ये क्या हो जाएगा, अधिक गहरे केंद्र वाला भूकंप। ठीक है। अच्छा, अब आपसे एक सवाल कि अगर मान लो फोकस पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर तक है तो कितने मैग्नीट्यूड का भूकंप आएगा, 1 से 5 मैग्नीट्यूड, 1 से 5 मैग्नीट्यूड का भूकंप आएगा। इसको अगर 50 से 250 किलोमीटर के बीच में है तो कितना होगा, 5 से 6 मैग्नीट्यूड वाला भूकंप। और अगर 250 से 700 किलोमीटर के बीच में कहीं फोकस है नीचे, तो ये क्या हो जाएगा, 6 से 8 मैग्नीट्यूड वाला भूकंप।
ठीक। अच्छा, अब आपसे एक सवाल कि इनमें से कौन सा वाला भूकंप पृथ्वी की सरफेस पर, पृथ्वी के सतह पर सबसे ज़्यादा विनाश मचाएगा? नहीं, ये वाला। वही तो वहाँ उस नोट्स में वहीं पर गलती है, उसको सुधारना। कहाँ गलती है? ये अधिक विनाशकारी, यहाँ से शिफ्ट होकर कहाँ आएगा? ये यहाँ आएगा, यहाँ अधिक विनाशकारी। अब मैं समझा देता हूँ कैसे। देखो भाई, अगर मान लो फोकस कहीं यहाँ है तो तरंगे उत्पन्न होगी, भूकंपी तरंगे उत्पन्न होगी, वो ऐसे फैलते 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 सरफेस तक पहुँचेंगी। गोल गोल तरंगे देखो ना, ऐसे सतह तक पहुँचेंगी। लेकिन मान लो इसको बहुत दूरी तय करना पड़ेगा। ये जो तरंगे हैं, अर्थक्वेक वेव्स हैं, इनको सतह तक पहुँचने के लिए बहुत दूरी तय करनी पड़ेगी। तब तक क्या हो जाएगा? एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना। तो सतह पर आते आते वो ताकत नहीं रह जाएगी। लेकिन मान लो अगर फोकस यहाँ है, छिछला उद्गम केंद्र वाला भूकंप है, ये 1 से 5 मैग्नीट्यूड के अंदर का भूकंप है, मतलब पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर की दूरी तक ही यहाँ बीच में कहीं इसका फोकस है। तो क्या होगा? यहाँ से तरंग पैदा होगी और इसको बहुत कम दूरी तय करना है सरफेस तक पहुँचने के लिए, है ना। तो ऊर्जा जो ये भूकंपी तरंगों की जो ऊर्जा होगी, एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम दिस अर्थक्वेक वेव्स, है ना, it will reach to the surface within a short span of time covering least distance, है ना। बहुत थोड़ी सी दूरी इसको तय करनी है सतह तक आने तक, और तब तक इसकी ऊर्जा डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगी, मतलब इसकी ऊर्जा अधिक रहेगी। तो ऊपर जो बिल्डिंग रहेंगे, ये जैसे ही वेव यहाँ पहुँचेगी ये तबाह ज़्यादा करेगा। एक चीज़ बैठ गई आपकी, है ना, एक चीज़ बैठ गई कि छिछले उद्गम वाला जो भूकंप होगा वो सतह पर, मतलब उसको दूरी कम तय करनी है तो उसकी ऊर्जा उतनी वितरित नहीं हो पाएगी, तो उसकी ऊर्जा और शक्ति बनी रहेगी और सतह पर पहुँचते ही वो सबसे ज़्यादा विनाश पहुँचाएगा। ये बात क्लियर है? चलिए, अब उसके बाद टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं, सुनामी। अगला जो टॉपिक है, तो कहाँ गया सुनामी वाला? चलिए, आप लोग इधर वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए, एक तो पहली बात आप लोगों को व्यापम तक और प्री तक किताब नहीं खरीदनी, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को कीड़ा काटता है, ख़रीद लेते हैं, है ना। कोई तुम्हारा दोस्त यार बोलेगा कि ये किताब अच्छी है, यह किताब ले लेना, वो किताब, फिर उसमें आपको ना वर्ल्ड ज्योग्राफी में बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ दिखेगा, व्यर्थ है, आपको नहीं पढ़ना है ना। क्या है कि पता होना चाहिए कि हमारा रेंज 80% जो कोर सेक्शन का है वो रेंज हमें अपने आप को सीमित वहीं तक रखना है। आप अगर उससे आगे बढ़ोगे तो आप अपना सिलेबस इतना बड़ा कर लोगे और कभी भी ठीक से रिवाइज़ करके एग्ज़ाम में नहीं बैठोगे, और जो कोर सेक्शन से क्वेश्चन आएगा उसमें भी गलती कर बैठोगे। हाँ, ज़रूरत नहीं। अगर वो आता होता और ज़रूरत होता, 1-2 क्वेश्चन अचानक भी आते हैं, किसी के बाप से नहीं बनने, उससे आप, उसके लिए आप इतना अपना सिलेबस इतने से इतना नहीं कर सकते, उसको समझदारी नहीं कहते हैं ना। चलो, आओ भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी हमारा टॉपिक है। तो भूकंप तो हम लोग देख लिए, है ना, भूकंप देख लिए थे ना। आओ सुनामी, कहाँ गया? ये लो, ये जो सुनामी है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। 2 शब्द जापानीज, ये जापानीज शब्द है। कैसा शब्द है? जापानीज। सू और नामी। सू का मतलब होता है हार्बर, बंदरगाह, और नामी का मतलब होता है वेव्स, लहरें। वेव्स, लहरें, वो लहरें जो बंदरगाह पर तबाही मचाती हैं उसे ही कहा जाता है सुनामी ना। अच्छा, अब सुनामी को समझाने से पहले मेरे को आपको समझाना होगा ये प्लेट टेक्टोनिक्स।
पृथ्वी के जो भूपर्पटी है ना, क्रस्ट है, उसके नीचे हमें क्या मिलेंगे, इतने बड़े बड़े प्लेट्स मिलेंगे। ये प्लेट्स क्या हैं, ये जो प्लेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 5 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर तक मोटाई के हो सकते हैं, है ना। ऐसे 5 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर की मोटाई के हो सकते हैं। चाहे आप सागर की तलहटी से नीचे देखो, चाहे आप महाद्वीप के सतह से नीचे देखो, नीचे मिलेंगे आपको बहुत बड़े और छोटे प्लेट्स, जिनको कहा जाता है टेक्टोनिक प्लेट्स, है ना। प्लेट विवर्तनिकी कहा जाता है, टेक्टोनिक प्लेट्स हैं ये कुछ और नहीं है, ये मोटे मोटे वन पीस चट्टानों के प्लेट्स हैं, है ना। मतलब एक वन पीस नहीं बोल सकते, हाँ वन पीस हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे 5 से 200 स्क्वायर किलोमीटर 200 किलोमीटर इतनी चौड़ाई के ये प्लेट हो सकते हैं, जो महासागर ओशियन की तलहटी के नीचे और हमारे स्थलमंडल मतलब जो लिथोस्फीयर महाद्वीपीय जो भूपर्पटी है उसके नीचे आपको मिलेगी। इसी के ऊपर पूरा महासागर, पूरे महाद्वीप स्थित है, ठीक है। ये प्लेट्स में 7 मेजर प्लेट्स हैं। 7 मेजर प्लेट्स मतलब बड़े प्लेट्स हैं। कौन कौन से? एक दिख रहा है आपको, पैसिफिक प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट। असल में ये देखो, आपको पता है ना 2D में इधर भी प्रशांत महासागर है, इधर भी प्रशांत महासागर, लेकिन चूंकि पृथ्वी गोल है तो ऐसे जुड़ेगा ये। 2D में तो फैला हुआ दिख रहा है, तो ये एक ही प्लेट है ना, प्रशांत महासागरीय प्लेट। और यही सारे प्लेटों में सबसे बड़ा है। जितने भी प्लेट्स नीचे हैं उसमें सबसे बड़ा कौन सा है? ये लार्जेस्ट, सबसे बड़ा प्लेट कौन सा है? प्रशांत महासागरीय प्लेट। एक हो गया ये नंबर 1। नंबर 2 ये देख लो, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। नंबर 3 देख लो, साउथ अमेरिकन प्लेट, है ना, दक्षिण अमेरिकी प्लेट, उत्तरी अमेरिका प्लेट, ये यूरेशिया प्लेट या यूरेशियन प्लेट, 4 हो गया। ये अफ्रीकन प्लेट 5 हो गया। ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट 6 हो गया। और ये देख लो अंटार्कटिका प्लेट 7 हो गया। 7 ये बड़े प्लेट हैं, है ना। बहुत ज़्यादा इसमें घुसना नहीं है, लेकिन आप इतना ज़रूर याद रखें कि ये प्लेट हैं धरती के नीचे। 7 बड़े प्लेट कौन कौन से हैं? देख लो, बड़ा आसान है। एक प्रशांत महासागरीय प्लेट, मतलब प्रशांत महासागर के नीचे जो प्लेट है उसको नाम। एक उत्तरी अमेरिका प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। एक साउथ अमेरिकन प्लेट, दक्षिण अमेरिका प्लेट। एक आपका यूरेशियन प्लेट। एक हो गया आपका अफ्रीकन प्लेट। एक हो गया ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और एक अंटार्कटिका प्लेट। 7। इसके अलावा छोटे छोटे प्लेट्स भी हैं कुछ, जैसे एक तरफ से देख लो, जुआन डे फुआ, एक ये प्लेट है। कोकोस प्लेट देख लो। कभी कभी क्या होता है, ज्योग्राफी में ना लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ देता है। तो नॉर्थ अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में आपको 2 प्लेट दिख रहे हैं लगभग, कोकोस प्लेट और कैरेबियन प्लेट। कोकोस प्लेट और कैरेबियन प्लेट। कभी कभी ऐसे पूछ देगा कि भैया कैरेबियन प्लेट की किस स्थिति क्या है, लोकेशन क्या है, तो बोल देगा भैया साउदर्न अमेरिकन के उत्तर में या नॉर्थ अमेरिका के उत्तर में। ऐसे प्रश्न बन जाता है ना, तो थोड़ा मैपिंग को ध्यान देना है। तो इधर देख लो आप, कोकोस प्लेट दिख रहा है। साउथ अमेरिका के कौन से दिशा में है ये कोकोस प्लेट? उत्तर, दक्षिण, पूरा, पश्चिम। साउथ अमेरिकन प्लेट के कौन सी दिशा में? साउथ अमेरिकन प्लेट के दक्षिण में है। अबे सालों, अब तक दिशा नहीं पता है तुम लोगों को? आए एक बात बता साला, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अगर इनके दोनों के बीच की दिशा है तो ये हो जाए नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व। इन दोनों के बीच में हो गया तो ये साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व। इन दोनों के बीच में हो गया तो इसको साउथ वेस्ट बोलते हैं, दक्षिण पश्चिम। इन दोनों के बीच में हो गया तो इसको नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। नॉर्थ वेस्ट नहीं लग रहा है तेरे को साउथ अमेरिकन प्लेट के? हैं, दक्षिण बोल रहा है। ये दिशा पता है कि नहीं पता है? ऐसा नहीं पता है तो इसको ध्यान दे लो भैया, ऐसा दिशा निकालना है। ये रीजनिंग में भी काम आता है, नहीं तो वहाँ भी प्रश्न नहीं बनेगा ना। तो अगर आपसे पूछ लूँ कि चलो भैया कैरेबियन प्लेट नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के किस दिशा में है? नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के, अब तो दक्षिण में है ना, साउथ में, क्लियर। और कैरेबियन प्लेट इसके उत्तर में है, कोकोस प्लेट इसके नॉर्थ वेस्ट में है। इसी दिशा में पड़ेगा ना ये, ठीक। अच्छा इधर आओ, ये अरेबियन प्लेट जो अरब पेनिनसुला है, अरेबियन प्लेट जो जहाँ पर UAE, दुबई,
है ना, ओमान, ये सब है ना, सऊदी अरेबिया, ये सब अरेबियन प्लेट। एक देख लो सोमाली प्लेट, एक इधर देख लो आपका फिलीपीन प्लेट, है ना, और एक ये छोटा सा प्लेट दिख रहा है इंडियन प्लेट, इंडियन प्लेट। ये छोटे प्लेट्स हैं ना। अच्छा, अब आप ना महाद्वीप में कंफ्यूज मत होना, ये प्लेट्स हैं। पता चला आप सोच रहे हो कि एक महाद्वीप के नीचे एक प्लेट, उसका नाम ऐसे नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ देख लो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, तो नॉर्थ अमेरिकी महाद्वीप में जो जो एरिया आता है वो, और ये अटलांटिक ओशन भी इसके नीचे भी है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है। इधर साउथ अमेरिकन प्लेट में देख लो, इसके अलावा इधर उधर के और महासागर के एरिया वो भी इसके प्लेट में आते हैं। इधर अफ्रीकन प्लेट में देख लो, हाँ सोमाली प्लेट, अफ्रीका का ये थोड़ा सा हिस्सा, और ये इंडियन ओशन का हिस्सा ये सोमाली प्लेट में आता है ना। तो वो उतना ज़्यादा बस इसमें इतना ध्यान मत दो, लेकिन महाद्वीप और ये अलग अलग चीज़ें हैं ना प्लेट। आप लोग नहीं जानते होगे तो जान लो भैया, ये जो सोमाली प्लेट है ना, पूरे अफ्रीका महाद्वीप में ऐसे दरार पड़ गई है, लंबा सा हज़ारों किलोमीटर लंबा दरार हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये प्लेट टूट रहा है। सोमालियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट अलग अलग हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं, है ना, अलग अलग हो रहे हैं करोड़ों साल। ये जो प्लेट होते हैं ना, ये फिक्स नहीं है, ये गति करते हैं, मोशन में है ये, लेकिन इनका मोशन इतना स्लो है कि पता चला कि 1 लाख साल में एक फीट खिसका है बस, 1 लाख साल, इतनी स्लो होती है। तो इतनी स्लो होती है, मतलब मूवमेंट में है, यहाँ दरार पड़ गया है ना, ये लंबा सा, ये मतलब पिछले आगे लाखों सालों में अलग हो जाएगा, और संभावना ये है कि ये प्लेट यहाँ इधर की ओर मूव करेगा और यहाँ इंडिया प्लेट से आके जुड़ जाएगा, इंडिया से आके जुड़ जाएगा। लेकिन तब तक पृथ्वी, वो मेरे को तो नहीं लग रहा है 150 साल भी रहेगी ना, हालचाल देखते हुए। चलो, अब ये जो प्लेट हैं ये मोशन करते हैं, इनके मोशन को समझने से पहले अपन कुछ फैक्ट्स में चलते हैं। जैसे देखो, बहुत शुरू में ये जो पूरा पृथ्वी है वो एक ऐसा दिखता था, और ये पूरे सारे जितने भी महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप है ना, 7 महाद्वीप, जैसे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, आपका यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, नीचे अफ्रीका महाद्वीप, इधर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और अंटार्कटिका महाद्वीप, ये सब एक साथ जुड़े हुए थे, ये सब एक साथ जुड़े हुए थे। तब कहा जाता था इसे पेंजिया। क्या कहा जाता था? पेंजिया, पेंजिया, पेंजिया कहा जाता। सारे कॉन्टिनेंट एक साथ जुड़े हुए थे, एक साथ ना, और अगल बगल पूरा पानी। हुआ क्या कि हो सकता है बहुत बड़ा 100 किलोमीटर या 200 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब इतना बड़ा एक उल्कापिंड आके धरती में गिरा हो, क्रैक पड़ गया। इतने पुख्ता सबूत नहीं है कि किससे क्रैक पड़ा, क्रैक पड़ गया, ये क्रैक हो गया, क्रैक हो गया, और ये दोनों एक दूसरे से 2 हिस्से हो गए। ऊपर वाले हिस्से का नाम अंगारा लैंड, ऊपर वाले हिस्से का नाम अंगारा लैंड रखा गया। अंगारा लैंड, ये तब की बात है ना जब कोई जीवन ही नहीं था पृथ्वी पर, अंगारा लैंड हो गया। नीचे वाला गोंडवाना लैंड, नीचे वाला गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, नामकरण इसका किया गया है बाद में भाई, भूवैज्ञानिकों ने किया है। क्रैक पड़ गया तो जाहिर सी बात है दोनों अब हजारों करोड़ों सालों में एक दूसरे से खिसकेंगे, तो बीच में गैप आएगा, बीच में गैप आएगा तो ये पानी भर गया, यहाँ एक सागर बन गया, और इस सागर को क्या कहा गया? टेथिस सागर, टेथिस सी। क्या कहा गया? टेथिस सागर, टेथिस सागर ये कहा गया। मतलब अब बाद में देखेंगे, और ये हजारों करोड़ों सालों में धीरे धीरे खिसकते गए, फिर यहाँ से कुछ हिस्सा टूटा, फिर इधर से कुछ हिस्सा टूटा, अलग अलग महाद्वीप बने, अलग अलग महाद्वीप बने। जैसे ऊपर वाला अंगारा लैंड से टूटकर कौन कौन सा बना होगा? नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप बना होगा, ऊपर वाले हिस्से से टूट के इधर आया होगा। ऊपर वाले हिस्से से ही यूरोप बना होगा, यूरोप,
जो यूरोप महाद्वीप है इसी से बना होगा, अलग होके बीच वाला। फिर आपका एशिया भी इसी से, एशिया और यूरोप भी महाद्वीप इसी से निकले हैं। फिर आपका इंडियन पेनिनसुला, भारतीय प्रायद्वीप, भारतीय प्रायद्वीप, इंडियन पेनिनसुला इसी से, नीचे वाले से साउथ अमेरिका महाद्वीप निकला होगा, अफ्रीका महाद्वीप निकला होगा, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट भी इसी से निकला होगा, और अंटार्कटिका भी इसी से निकला होगा ना। चलो 1915 में 1915 डेट अगर मैं लिख रहा हूँ तो बिल्कुल पूछा जा सकता है। 1915 में एक आदमी था जिसका नाम था वैगनर। वैगनर ने एक थियरी दी, एक सिद्धांत दिया, जिसे क्या कहा गया, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी। जिसे क्या कहा गया, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी, ड्रिफ्ट थियरी। इसको हिंदी में कहते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, विस्थापन सिद्धांत कहा गया। इनकी थियरी थी कि ये जो महाद्वीप है सब ये ड्रिफ्ट हो रहे हैं, ये सब खिसक रहे हैं। और जब इन्होंने, वैगनर ने ये 1915 में ये सिद्धांत दिया कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी दी कि सारे महाद्वीप असल में मूव कर रहे हैं धीरे धीरे, तो लोगों ने खूब हंसी उड़ाई, पगला गया है, क्या बोल रहा है। इनकी थियरी को उस समय नहीं माना गया। लेकिन 1967 में तीन आदमी ने मिलकर प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत दिया, प्लेट टेक्टोनिक थियरी दी, जिसको हम क्या बोलेंगे, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत दिया। वो तीन आदमी कौन थे 1967 में? एक था पार्कर, एक मॉर्गन, एक मैकेंजी। तीन आदमी, नाम इम्पॉर्टेंट है। 1915 में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी किसने दी? वैगनर ने दी। इसी को पुख्ता करते हुए, इसी की पुष्टि हो गई 1965 में, जब इन तीन व्यक्तियों ने प्लेट टेक्टोनिक थियरी दी, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत दिया। कौन कौन वो तीन नाम? दो अहम हैं, मॉर्गन मैकेंजी और एक पार्कर, है ना। पीटर पार्कर तो याद होगा, पीटर पार्कर नाम सुनी हो? स्पाइडरमैन का नाम पीटर पार्कर है ना। ये थियरी दी। अब वो प्लेट तो आप देख चुके हो, 7 मेजर प्लेट, और वो तब पुष्टि हो गई, तब लोग बोले व्यर्थ में इसके ऊपर हंस रहे थे, इसने सही बोला ना। अच्छा, तो ये प्लेट मूवमेंट कर रहे हैं भैया। ये जितने भी प्लेट आपको दिख रहा है, ये प्लेट आप असल में गति कर रहे हैं ना। अब देखिए, ये जो प्लेट का जो गति होता है या प्लेट मूवमेंट होते हैं, तीन प्रकार से होते हैं, तीन प्रकार से। एक मूवमेंट को कहा जाता है कन्वर्जेंट मूवमेंट। एक मूवमेंट क्या कहलाएगा? कन्वर्जेंट मूवमेंट, जिसको हम क्या कहते हैं? अभिसारी संचरण, कन्वर्जेंट मूवमेंट। एक होता है डाइवर्जेंट मूवमेंट, इसको कहते हैं अपसारी संचरण कहा जाता है ना। और एक होता है फॉल्ट मूवमेंट, भ्रंश मूवमेंट। देखो कैसे, दो प्लेट अगर मूव करते करते एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हो और मुलाकात कर रहे हो, तो वो कैसा हो गया? अपसार। मतलब बाह्य बल लग रहा है और दो प्लेट क्या कर रहे हैं? आकर क्या कर रहे हैं? दो अलग अलग प्लेट मुलाकात, चिपक रहे हैं, ऐसे बल लग रहा है, चिपक रहे हैं, तो इसको क्या कहा गया? अभिसारी संचरण, है ना, पैचअप। और यहाँ क्या हो जाएगा? ब्रेकअप। इधर ब्रेकअप, इधर पैचअप है, मुलाकात हो रहा है, इधर ब्रेकअप है, इधर
वियोग हो जाएगा, मतलब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, दो प्लेट एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। बल कैसा लग रहा है? ऐसा आंतरिक बल लग रहा है, दोनों दूर जा रहे हैं। ये कैसा होगा? डाइवर्जेंट मूवमेंट। कन्वर्जेंट मूवमेंट व्हेन टू प्लेट दे कम क्लोजर टू ईच अदर, कन्वर्जेंट मूवमेंट है ना, अभिसारी संचरण। एंड व्हेन टू प्लेट्स दे गो अगेंस्ट ईच अदर, तो ये क्या हो गया? अपसारी। और एक ऐसा होता है, मान लो एक बड़ा सा प्लेट है, एक बड़ा सा प्लेट है भाई, ये प्लेट भी तो टूट सकता है ना। इस प्लेट में चाहे मेटेराइट्स हो या जो भी हो, टूट गया, क्रैक आ गया, क्रैक आ गया। हो सकता है ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला हिस्सा नीचे धंस जाए और ये वाला हिस्सा ऊपर ही रहे, ऐसा भी तो हो सकता है, खिसक सकता है, अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट खिसक सकता है ना। या फिर ऐसा हो सकता है कि ये क्रैक हो गया तो ये दोनों ऐसे 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 अभी ऐसे गैप बन जाएगा, घाटी बन जाएगी। ये क्या हो गया? ये ब्रांच बन गया, है ना, इसे फॉल्ट कहते हैं, ब्रांच बन गया। इस तरह का मूवमेंट भी होता है ना। तीन तरह के मूवमेंट होते हैं। लेकिन हमारा टॉपिक क्या है? हम पढ़ने वाले हैं सुनामी। सुनामी जो है वो प्लेट के किस तरह के मूवमेंट से पैदा होगी, पहला सवाल बन रहा है। ये अभिसारी, दो प्लेट्स जो आपस में आकर, अभिसारी संचरण होगा दो प्लेटों के बीच, मतलब वो आपस में आकर टकराएंगे तो क्या पैदा होगा? सुनामी। इससे नहीं सुनामी पैदा होगा, इससे नहीं, इससे पैदा होगा। ये बात क्लियर है? अभी देखो होता क्या है, मान लो दो प्लेट आ रहा है तो भैया दोनों प्लेट का घनत्व, दोनों प्लेट का साइज क्या एक जैसा होगा? जरूरी है क्या? नहीं। हो सकता है एक भारी होगा, एक हल्का होगा। मान लेते हैं ये हैवी प्लेट है, ये हैवी प्लेट है, इसका द्रव्यमान डेंसिटी ज़्यादा है, साइज बड़ा है, और ये हल्का है, ये लाइट है, ये हल्का होगा। अगर ये दोनों प्लेट आपस में आकर टकराएंगे तो भारी वाली जो प्लेट है वो क्या? नीचे धंस जाएगी। भारी वाली प्लेट क्या है? नीचे धंस जाएगी, नीचे। और ये हल्की वाली प्लेट क्या होगी? इसके ऊपर चढ़ जाएगी, इसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगी, क्योंकि बल लगा हुआ है। हाँ जी तो सर उसके आपसे पूछे तो थोड़ा सा इसको कराना था। अच्छा, तो सुबह थोड़ा सा 2 मिनट के लिए आपसे आप लेट आए हैं। तो वो रिसेप्शनिस्ट 6:30 बजे चली जाती है। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा आइए, बैठिए 5 मिनट दो। चलो यहाँ पर क्लियर है। तो सुनामी प्लेट के किस संचरण, किस मूवमेंट के कारण होती है? अभिसारी संचरण, क्लियर है? कन्वर्जेंट मूवमेंट। जब दोनों आगे टकराते हैं तो सुनामी होता है। दोनों आगे टकराएंगे, अच्छा, दोनों आगे टकराएंगे तो क्या पैदा होगा? भूकंप पैदा होगा, कंपन पैदा होगा, अर्थक्वेक। भूकंप चाहिए, है ना। भूकंप आएगा, दो प्लेट अभिसारी मूवमेंट करेंगे, एक दूसरे से आकर टकराएंगे तो भूकंप पैदा होगा। लेकिन ये भूकंप भी कहाँ आना चाहिए? ये भूकंप भी कहाँ आना चाहिए? ये भी मैटर करता है। ये भूकंप आना चाहिए महासागर की तलहटी में। कहाँ आना चाहिए? ओशनिक बेल्ट में आना चाहिए, महासागरी तलहटी में आना चाहिए ना। महाद्वीप में जो है भूखंड है उसमें नहीं, कहाँ आना चाहिए? महासागर की तलहटी में। ठीक। अब एक और चीज़ हम लोगों ने देखा था, उसको फिर से देख लेते हैं। ये देखो, अब ये जो नक्शा थोड़ा आपको अलग दिख रहा होगा। ये नक्शा कैसा हो गया पता है? जो 2D में आप देख रहे थे अभी, इधर प्रशांत महासागर, इधर प्रशांत, ऐसे गोल घूम के जुड़ता है और जुड़ के उसको फ्रंट में ले आए, उसको फ्रंट में ले, तो फ्रंट में ले आए तो ऑस्ट्रेलिया इधर हो गया और नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका इधर हो गया। इसके बीच में ये पूरा क्या है? प्रशांत महासागर है ना। अच्छा,
अब ये जो रिंग ऑफ फायर है, मतलब प्रशांत, ये घोड़े की नाल के आकार में ये बेल्ट दिखाई दे रहा है, इसको रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। ये मतलब देश के सर्वाधिक ज्वालामुखी भी यहीं फटते हैं, ज्वालामुखी, इसीलिए रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। और सारे ज्वालामुखी इसी बेल्ट में आपको दिखेंगे, सारे सक्रिय ज्वालामुखी, बड़े बड़े ज्वालामुखी यहीं फटते हैं। लेकिन यहीं पर सबसे ज़्यादा भूकंप भी आता है, यहीं पे सबसे ज़्यादा भूकंप भी आता है, और यहीं पे सबसे ज़्यादा सुनामी भी आता है, यहीं पे सबसे ज़्यादा सुनामी भी आता है। ठीक, अच्छा, अब सुनामी कहाँ आना चाहिए? तो भैया महासागर के तलहटी में कहीं पर उसका फोकस होना चाहिए, और सतह पर आपको मनवा होगा, महासागर के सतह पर उसका एपिसेंटर होगा। अच्छा, तलहटी में ही एपिसेंटर होगा, सतह तो नीचे है ना, महासागर के नीचे उसका क्रस्ट भूपर्वती नीचे है, तो आपका एपिसेंटर वहाँ होगा और उसकी नीचे गहराई में आपका फोकस होगा। क्लियर है बात? तो पहली कंडीशन क्या है सुनामी की, कि वो महासागर की तलहटी में प्लेटों के अभिसारी मूवमेंट से, अभिसारी संचरण से भूकंप आना चाहिए। लेकिन भूकंप भी तो अलग अलग मैग्नीट्यूड के होते हैं। कम से कम कितने मैग्नीट्यूड का भूकंप? 7 मैग्नीट्यूड का भूकंप आएगा तो सुनामी पैदा होगा, सुनामी आएगा। अब सुनामी देखो कैसे है ना। चलो इसको ऐसे समझते हैं, हमारा समारू यह है जापान ना, तो जापान के यहाँ तट पर हमारा समारू है, तट पे खेल रहा है। लेकिन यहाँ पर इसकी गर्लफ्रेंड टेटकी जहाज़ लेकर, स्टीमर वाला जहाज़ लेकर निकली है समंदर के गहराई। समारू यहाँ है कोस्ट पर, और उसकी गर्लफ्रेंड टेटकी जहाज़ लेकर यहाँ। अचानक समारू देखता है कि, आप देखते हो ना बीच पे गए हो कभी, तो लहरें खिसक यहाँ तक आती, लहरें कहीं किसी एक सीमा तक आती ना, लहरें वहाँ तक आती फिर वापस चली जाती। अचानक समारू ने देखा कि लहरें 20-25 मीटर पीछे चली गई। मतलब वो पहले यहाँ तक आ रही थी, वहीं खड़ा है, मेरे पाँव तक आ रही थी, लेकिन अभी 20-25 मीटर उधर पीछे चली गई अचानक ना, वो यहाँ तक आ ही नहीं रही। समारू पढ़ा था सुनामी के बारे में, समारू तुरंत सिग्नल दौड़ गया कि अरे साला ये तो सुनामी का सिग्नल है, सुनामी का सिग्नल है, लहरें अचानक पीछे चली गई हैं। अब हुआ क्या होगा, क्यों लहरें पीछे चली गई? यहाँ समुंदर की तलहटी में 7 मैग्नीट्यूड या उससे ज़्यादा का भूकंप आया। प्लेटों के अभिसारी मूवमेंट से भूकंप आया है। अब भूकंप आया तो अचानक भूकंप आएगा, 2 प्लेट टकराएंगी तो कुछ गड्ढे भी बनेंगे, तो पानी अचानक तेज़ी से भरने की कोशिश करेगा तलहटी में, तो पानी कम हो जाएगा, किनारों तक कम पहुँचेगा। तुरंत वायरलेस से फ़ोन की, टेटकी सुनामी आने वाला है। और टेटकी बोले तक कितना दूर है? अरे जानू मैं तो अब्बर दूर हूँ, गहराई में हूँ, मतलब मुझे तो यहाँ कोने तक पहुँचने में 1 घंटा लगे। बोली नोनी तोर पास ज़्यादा समय नहीं, और कैसे करवे? तो देख ते काम कर, ते एती मता ते और गहराई में चल गए, और तेज़ी से अपना स्टीमर का स्पीड बढ़ा, और जितना हो सके समंदर की गहराई में चले जा, तभी तू बच सकती। और ये कपड़ा लत्ता मिले ना मिले, यहाँ से उसको वायरलेस करके भागा, जितनी तेज भाग सकता है दूर, तट से दूर। अब क्यों भागा देखो, जब सुनामी पैदा होती है, जब तलहटी में भूकंप आता है, तो होता क्या है कि यहाँ मान लो यहाँ 2 प्लेट हैं, ये दोनों प्लेट टकराए ना, तो होगा क्या, यहाँ की लहरें यहाँ अचानक जो है टकराएंगे तो एनर्जी पैदा होगा, तो लहरें ऊपर उठ जाएंगी, लहरें ऊपर उठेंगी, अचानक से एक्सेप्शनली ऊपर उठेंगी। ठीक, और ये लहरें जो हैं ऐसी नॉर्मल अगर कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है तो समंदर की लहरें होती क्या है, ऐसे उठती हैं और वहीं बैठ जाती हैं नॉर्मली। लेकिन अभी क्या हुआ कि एट द बॉटम ऑफ द सी क्या हुआ, हलचल होगी, तो वो लहरें उठेंगी और वो एनर्जी ट्रैवल करेगी, एनर्जी ट्रैवल करेगी। ये जो लहरें होती हैं कैसी, ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। क्या होती हैं? ट्रांसवर्स वेव। कैसी वेव्स होती हैं? जिसे क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंगे। जिसे क्या कहा जाता है? अनुप्रस्थ तरंगे।
कैसी तरंगें होती हैं सुनामी में जो लहरें उठती हैं? अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। अनुप्रस्थ तरंगें मतलब वो ट्रैवल करेंगी ऐसे 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 ऐसे, किधर ट्रैवल करेंगी? दिशा में ट्रैवल करेंगी। तो वो लहरें उठ के किसी दिशा में इधर तट की ओर जाने की कोशिश करेंगी, तट की ओर जाएंगी। लेकिन होता क्या है कि जहाँ समंदर के बीच में क्या होता है, लहरें ऐसे ऐसी होती हैं, ऐसे ऐसे। इसका मतलब ये है कि लहर पैदा हो रही है, उठ रही है और यहाँ जाकर नीचे बैठ जा रही है। तो आपको लग रहा है लहरों की जो लेंथ है, लंबाई है, वो लंबी है। लंबाई, लहरों की लंबाई कैसी है? लेंथ जो है लंबी है, लंबी है। और लहरों की ऊंचाई छोटी है, ऊंचाई छोटी है ना, कंपैरेटिवली ना, कंपैरेटिवली की बात कर रहा हूँ। और यहाँ लहरों की जो ऊंचाई है वो क्या होगी? छोटी होगी, छोटी। लेकिन ये यात्रा करेंगी, ऊर्जा पैदा हुआ है ना, यात्रा करेंगी तट की ओर। यात्रा करते करते क्या होगा? तट कैसा होता है? देखो ऐसा होता है तट। ये समंदर है, ये समंदर है, इसको शेल्फ बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। भाई ऐसा नहीं है, ऐसा थोड़ी है कि यहाँ से किनारा है तो एकदम ऐसा खड़ा किनारा होगा, एकदम ऐसा होता है। अब लहरें उठी यहाँ से, अब वो ट्रैवल कर रही, ट्रैवल कर रही, ट्रैवल कर रही, यहाँ ट्रैवल कर रही तो इधर रुकावट पैदा हुआ, और रुकावट पैदा हुआ तो लहरें क्या होंगी? बड़ी हो जाएंगी, लहरें बड़ी हो जाएंगी, इस तरह की हो जाएगी, कुछ लहरें कुछ इस तरह की हो जाएंगी। और यहाँ पर जो लहरें हैं वो कैसी रहेंगी? लहरों की लंबाई ज़्यादा होगी। गहराई में क्या होगा? लहरों की लंबाई ज़्यादा होगी, ज़्यादा होगी, लहरों की लंबाई ज़्यादा होगी लेकिन ऊंचाई कम होगी। लेकिन जैसे जैसे ये तट की ओर बढ़ेंगी उसको रुकावट मिलेगा, तो क्या हो जाएगा? लहरों की ऊंचाई बढ़ जाएगी और लंबाई छोटी हो जाएगी। लंबाई समझ रहे हो ना? ये देखो लंबाई क्या होगी? इधर पर लेंथ क्या होगा? लंबी होगी, लंबी होगी। और लहरों की ऊंचाई क्या होगी? हाइट क्या होगी? छोटी होगी। लेकिन तट के आते आते उल्टा हो जाएगा। तट के आते आते जो लहर होंगी, वेव्स होंगी, इनकी जो लेंथ होगी क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। लेंथ छोटी हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी, और ऊंचाई, हाइट लंबी हो, ऊंची हो जाएगी। ये ऊंची हो जाएगी, लहरें ऊंची हो जाएगी, समझ गया? हाइट इसकी बढ़ जाएगी। लेकिन एक और बात, अब स्पीड की, गति की बात कर लेते हैं। गति यहाँ सर्वाधिक होगी, स्पीड इसकी कहाँ होगी? मैक्सिमम कहाँ होगी? यहीं होगी, बीच में। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पहुँचेगी इसकी स्पीड क्या होगी? घटेगी, इसकी स्पीड माइनस होगी। लहरों की जो गति होगी क्या होगी? उसकी स्पीड घटेगी। लेकिन इसका एक तुलना में बात कर रहे हैं ना, यहाँ पर मान लो, यहाँ पर जो लहरों की स्पीड है मान लो 250 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड, यहाँ पर 100 ही। ऐसा नहीं है कि एकदम से सुस्त हो जाएगा, ऐसे ऐसे चलेगा। अपेक्षम तुलना में यहाँ 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, क्योंकि क्यों? ऑब्स्ट्रक्शन मिल गया, इसीलिए लहरें लंबी हो गई। लेकिन फिर भी इसकी गति इतनी है कि तबाही मचा देगा। ऊंचे ऊंचे 25-25, 30 मंजिला बिल्डिंग, वो 4-5 किलोमीटर के एरिया तट के बाद का साफ़ हो जाएगा, क्योंकि ऊंची ऊंची लहरें होंगी और वो भी गति होगी, अच्छी खासी गति फिर भी रहती, तबाह कर देता है। समझ गए? ये हो गया सुनामी के बारे में, इतनी ही चीज़ें आपको जाननी है। ये क्लियर है? सुनामी की तरंगों को कैसे मापा जाता है? सुनामीटर। किससे नापा जाता है? सुनामीटर। ये देख लो कहाँ गया। अब फिर आ जाते हैं थ्योरी में। ये सब समझ गए? क्लियर है? कोई शंका? दीर्घ या लघु? टेट की गहराई में चली गई ना, बच गई, क्योंकि वहाँ लहरों की लंबाई ज़्यादा है और ऊंचाई कम है। ठीक, मतलब दोनों का अभी 7 जन्मों का वादा है। ठीक, टेट की और समारोह मिलेंगे ज़रूर। ठीक है, आ जाओ। ये हो गया, ये सारी चीज़ें वही लिखी हुई हैं। अच्छा, ये जो वृद्धि होती है, ऊंचाई में वृद्धि होती है, जैसे जैसे लहरें तटों की ओर जाता है ऊंचाई में वृद्धि हुई, इसी को क्या कहा? शोलिंग प्रभाव। यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है शोलिंग इफेक्ट। इसको क्या कहा जाता है? शोलिंग इफेक्ट, इसी को कहा जाता है। बाकी सारी चीज़ें आपको मैं समझा चुका हूँ, ये सब वही चीज़ है। सुनामीटर, समुद्र तल में आए भूकंप की तीव्रता को किससे मापा जाता है? सुनामीटर। ऐसे नॉर्मली
इधर भूकंप आता है तो उसको किससे मापा जाता है? अबे सिस्मोग्राफ सुने नहीं हो? सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ भूकंप पढ़ चुके हैं ना अपन? तो कुछ पढ़ाई लिखाई करते हुए नहीं करते हुए कि होली खेल रहे थे साले हैं? सिस्मोग्राफ है ना? हाँ, लेकिन तलहटी, समुद्र की तलहटी में जो भूकंप आता है उसकी तीव्रता को किससे मापा जाता है? सुनामी। क्लियर है? ये सुनामी हो गया। अब उसके बाद हम आते हैं कहाँ? भूकंप। अगला टॉपिक क्या है? भूकंप नहीं, ज्वालामुखी, सॉरी, वॉल्केनो। ज्वालामुखी, वॉल्केनो, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी। चलो भैया ज्वालामुखी के देख लो। अरे इसको क्या हो गया? ये इजी है। आ जाओ। ये ज्वालामुखी का डायग्राम है, बहुत बेसिक, ये सब आप स्कूल में पढ़े हो, है ना? लेकिन जैसे प्रश्न आपको आएंगे, हमें मास्टर पीएचडी नहीं करना है, जो प्रश्न आपके आएंगे वहीं तक रेंज में रखना है। वर्ल्ड ज्योग्राफी अपन डिटेल में जाएंगे कहाँ? इंडियन ज्योग्राफी, वहाँ कोना कोना पकड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी में उधर बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि लटके झटके आपको व्यापम में 2 प्रश्न मिलेंगे, पीएससी में इक्का प्रश्न, इक्का दुक्का आ गया तो आ गया। लेकिन हमें वो भी बनाना है ना, तो वो जितनी रेंज में बन सकता बनाएंगे। उसके बाद भी अगर कोई प्रश्न आ जाता है तो किसी के बाप से नहीं बनेगा, उधर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मेरिट कम हो जाता ना। चलो ये देखिए मैग्मा चैम्बर, नीचे जहाँ पर ये पिघलता हुआ लावा होता है, ये लावा नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं? मैग्मा। मतलब जो चट्टान है, जो खनिज है, वो एकदम इतना हाई प्रेशर और टेम्परेचर होता है कि वो लिक्विड स्टेट में होता है, खौलते हुए लिक्विड स्टेट में हो जाता है ना। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूँ, आप यहाँ दिक्कत में आ सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी की आंतरिक संरचना आपने पढ़ी है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो आपने पढ़ी, उसमें आपने देखा था सबसे पहले भूपर्पटी क्रस्ट लगभग 100 किलोमीटर मोटा क्रस्ट होता है लिथोस्फीयर में, है ना? ये 100 किलोमीटर, इसको क्या कहते हैं हम? भूपर्पटी, भूपर्पटी। चलो इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ 2900 किलोमीटर तक, कितने किलोमीटर तक? ये 100 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर तक क्या होता है हमारा? मेंटल। क्या होता है? मेंटल। फिर यहाँ से लगभग आपका 6348 किलोमीटर तक क्या होता है? ये कोर। क्या होता है? ये कोर। और आपको पता है कोर को भी 2 हिस्से में अपन बांटते हैं, है ना? एक ऊपर वाला बाह्य कोर, आउटर कोर, और नीचे वाला आंतरिक कोर, इनर कोर, आंतरिक कोर। आंतरिक कोर में हम जानते हैं कि सारी चट्टान और वो जो मिनरल्स होते हैं वो यहाँ पर होते हैं पिघले हुए स्थिति में, एकदम गर्म तपते हुए स्थिति में। इतना ताप और इतना प्रेशर, इतना हाई टेम्परेचर और इतना हाई प्रेशर, दाब होता है, बहुत ज़्यादा दाब। देखो जितनी गहराई में जाओगे दाब इसके ऊपर ज़्यादा बढ़ता जाएगा, और बहुत ज़्यादा दाब होगा तो वहाँ टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। इतना ज़्यादा दाब है कि इतना ज़्यादा टेम्परेचर है कि वहाँ पर जो भी चट्टान, जो भी खनिज है, सब पिघले हुए अवस्था में होगा। क्लियर है? लेकिन इसके बाद फिर से आंतरिक कोर में सॉलिड हो जाता है और ठोस हो जाता है। अब सवाल क्या है कि जब कोई भूकंप फटता है तो जो पिघलता हुआ जो बाहर आता है मटेरियल, उसे क्या कहते हैं? मैग्मा। उसे क्या कहते हैं? मैग्मा। ये मैग्मा कहाँ से आता है? ज्वालामुखी फटता है तो मैग्मा, लोग क्या गलती कर देंगे, ये मैग्मा आता है कहाँ से? मेंटल से, यहाँ से निकलता है। आप बोलोगे सर यहाँ तो पिघले हुए अवस्था में नहीं रहता, वो तो यहाँ रहता है। तो देखो होता क्या है, कई बार भूकंप, देखो जो ज्वालामुखी है,
आप ये समझिए कि जहाँ ज्वालामुखी फटेगा वहाँ भूकंप भी आएगा। पृथ्वी का कंपन तो होगा ना भाई, चीर कर धरती फाड़ कर निकल रही, लेकिन जहाँ पर भूकंप आएगा जरूरी नहीं वहाँ ज्वालामुखी हो ना, लेकिन ज्वालामुखी जहाँ फटेगा वहाँ भूकंप भी आएगा। मान लेते हैं कि दो प्लेट आकर टकराए ना, बहुत भारी प्लेट नीचे की ओर धंसेगा, हल्का प्लेट इसके ऊपर की ओर चढ़ेगा ना, और जब ऐसा होता है तो वहाँ दाब बहुत बढ़ जाता है, मेंटल में भी दाब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वहाँ पर टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वहाँ पर जो चट्टानें हैं वो सब क्या हो जाती है, एकदम पिघल जाती है। तो पहला सवाल कि किसी भूकंप में जो मैग्मा होता है उसका सोर्स कहाँ होता है, स्रोत कहाँ है भूकंप का, ज्वालामुखी का, मेंटल से आता है। कहाँ से आएगा, मेंटल से आएगा। बात क्लियर है? पहले एक बात तो ज्वालामुखी के मैग्मा का सोर्स कहाँ है, मेंटल, ठीक है। अब भाई एक मेन दरवाज़ा होता है जहाँ से निकलता है फाड़ के, इसको बोलते हैं वेंट। इसको क्या बोलते हैं, वेंट। जहाँ से मैग्मा बाहर निकलता है उसको वेंट कहा जाता है। लेकिन जो मेन होता है जो सीधा ऊपर आता है वो मेन वेंट हो गया, और बाकी इधर उधर से जहाँ से कमज़ोर सतह मिलती है यहाँ से भी फट के निकल जाता है, यहाँ से भी, तो वो सेकेंडरी वेंट हो जाता है, द्वितीयक वेंट। भूकंप का ये मुंह इसको क्रेटर बोलते हैं, जहाँ से बाहर निकलता है वो, इसको क्या कहते हैं, क्रेटर। और इसके ऊपर आप जानते हो जहाँ भी भूकंप फटता है वहाँ पूरा धुआं ही धुआं हो जाता है, ऐश। तो कौन कौन सी गैस निकलती है भूकंप ज्वालामुखी से, वाटर वेपर, जलवाष्प भी एक गैस है ना, जलवाष्प निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है मेन, और तीसरा एक निकलता है सल्फर डाइऑक्साइड, और तीसरा निकलता है सल्फर डाइऑक्साइड ना। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, नोट्स में ऐसा होगा, वरना जरूरी नहीं कि ऐसा याद रखो, नाम याद रखो, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये निकलते हैं, ठीक। अब जब ये लावा बाहर निकलता है तो पिघलते हुए निकलता है, जल्दी से ठंडा थोड़ी होगा, समय लगेगा, और महीनों लग जाता है ठंडा होने में, इतना हाई टेम्परेचर होता है। फिर ठंडा होता है तो आपको पता है करिया करिया जम जाता है, करिया करिया, यही लावा क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा, जल जाएगा, जमा हो जाएगा ना, काला हो जाता है। प्यूमिक स्टोन का भी नाम सुनो, प्यूमिक स्टोन, वो यहीं से निकलता है ज्वालामुखी से। होता क्या है कि ये जो लावा निकला है ठंडा होकर ये फिर क्या होगा, और हज़ारों सालों में क्या हो जाएगा, ये इसमें ना हवा ट्रैप हो जाती है, इसमें क्या हो जाता है, हवा ट्रैप हो जाती है। हवा ट्रैप हो जाती है तो उस बारीक बारीक छेदों में हवा ट्रैप हो जाती है, तो वो स्टोन हल्का हो जाता है, पानी में डालोगे डूबेगा नहीं, है ना। हाँ, सेतु वाला पत्थर। लेकिन कहानी जोड़ दी गई इसके साथ में, राम लिख देने से पत्थर तैरने लगा। जबकि साइंस क्या है कि वो ज्वालामुखी से उद्गारित वो लावा थे, हज़ारों सालों लाखों सालों में क्या हुए, छोटे छोटे छेद, उसमें हवा ट्रैप हो गई, तो वो पत्थर क्या होते, खोखले हो गए। तो उसको पानी में डालोगे तो वो डूबता नहीं, ऐसा नहीं कभी नहीं डूबेगा, लेकिन महीना 10 दिन 15 दिन बाद क्या होगा कि वो छेद पानी से भर जाएंगे, फिर भारी हो जाएगा, फिर डूब जाएगा ना। वैसे ही राम सेतु वाला जो दिखाया गया वो भी इसीलिए डूब गया है नीचे ना, ठीक है। चलो ये समझ गए आप। आइए अब ये जो ज्वालामुखी होते हैं, इरप्शन, वॉल्केनिक इरप्शन, मतलब इनके उद्गार के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन, उद्गार के आधार पर, इरप्शन के आधार पर इनको 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। एक होता है एक्टिव वॉल्केनो, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। एक होता है आपका डॉर्मेंट ज्वालामुखी, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रसुप्त ज्वालामुखी। ये क्या है, प्रसुप्त ज्वालामुखी। और एक होता है एक्सटिंक्ट, इसे हम कहते हैं मृत या निष्क्रिय ज्वालामुखी, एक्सटिंक्ट वॉल्केनो ना। सक्रिय ज्वालामुखी मतलब अभी भी उसमें से उद्गार हो रहा है, इरप्शन हो रहा है, मैग्मा बाहर निकल रहा है ना। डॉर्मेंट मतलब सोया है भी,
कभी भी जाग सकता है, कभी भी फट सकता है। और ये एक्सटिंक्ट वोल्केनो उसको बोलते कभी फटा था, 500,000 साल पहले कभी फटा था, लंबे समय से उद्गार हुआ नहीं है, संभावना इसकी कम, ना के बराबर। मृत ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। अब जो प्रश्न आएगा वो असल में मेन यहीं से आएगा कि जो ज्वालामुखी है ये 3 प्रकार के, इनका लोकेशन कहाँ है। एक तो सवाल आ जाएगा, 4 ज्वालामुखी दे देगा, बोलेगा इसमें से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है, नहीं है, या कौन सा प्रसुप्त है, डोरमेंट है, या कौन सा एक्सटिंक्ट है। दूसरा प्रश्न बढ़ेगा, ये ज्वालामुखी कौन से देश में। दूसरा प्रश्न क्या बन जाएगा, ये ज्वालामुखी कौन से देश में। क्लियर है। यही वॉल्केनो में जो मेन है आपका प्रश्न जो बनेगा वो यहीं से बनेगा। ठीक, मतलब इसके लिए वापस हमको कहाँ चलना पड़ेगा, मैप, वापस मैप में चलते। चलो, अब जो धधक रहा है अभी भी, जो सक्रिय ज्वालामुखी है, तो मैं उसको लाल से डिनोट कर देता हूँ। अभी भी लावा निकल रहा। आइए एक तरफ से शुरू करें। ये दिख रहा है नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पर ना इधर कोने कोने में यहाँ द्वीप हैं, ऐसे बहुत सारे द्वीपों का समूह है, जिसे कौन सा द्वीप कहा जाता है, हवाई द्वीप। एक है हवाई, नॉर्थ अमेरिका यही महाद्वीप में आता है। यूएसए, हवाई द्वीप ये किस में शामिल है, किस में आता है, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में आता है। यहाँ पे 2 वॉल्केनो आपको पढ़ने हैं और वो दोनों यहीं हैं, 1 2। एक है मौना लोवा, इंग्लिश में आपका स्पेलिंग नोट्स में आ जाएगा ना, मौना लोवा। और एक है किलामू, एक है किलामू। 2 ज्वालामुखी, हवाई द्वीप, यूएसए, संयुक्त राज्य। हम सब डिटेल में पढ़ेंगे, जब एक एक कॉन्टिनेंट पहुंचेंगे ना तो सारे डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका जानते हो आप, 50 देशों का समूह है। नॉर्थ अमेरिकी ये ऊपर वाला कनाडा है, और ये क्या है, ये कुल मिलाकर इधर 5 हवाई को मिलाकर 50 देश हैं। इनके एक एग्रीमेंट हुआ है जिन्हें कहा जाता है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। समझ गए। तो किस में है, यूएसए का है हवाई द्वीप। यहाँ 2 वॉल्केनो सक्रिय ज्वालामुखी हैं, लाल से है मतलब सक्रिय। एक है मौना लोवा और किलामू। किलामू विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी मौना लोवा। लेकिन जो किलामू है ये विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, सबसे मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो है, सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है विश्व का किलामू, पूरे वर्ल्ड का ना, दोनों डेटा। अगर साउथ आप सब बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी तो यही होगा, वर्ल्ड का भी यही है। और पूरी दुनिया का नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा ज्वालामुखी भी यही है, मौना लोवा, और सबसे बड़ा भी यही। क्लियर। इधर आ जाओ, ये छोटा सा देश देख रहे हो साउथ अमेरिका, ये इक्वाडोर है, इक्वाडोर ना। आपने यहाँ बहुत फेमस फुटबॉल प्लेइंग नेशंस यहाँ के देखे हो, सुनेंगे आप। ब्राज़ील, तो ब्राज़ील, इक्वाडोर का टीम है, कोलंबिया, अर्जेंटीना, ये नीचे अर्जेंटीना, चिली, ये मैनचेस्टर और वो सब जो बोला क्लब है, वो सब क्लब हैं। पुर्तगाल यहाँ है बे, अब यूरोप में है पुर्तगाल। हाँ, वो सब दिक्कत दूर हो जाएगा, जैसे ज्योग्राफी ख़त्म होगा ना आप सब जान जाओगे। ठीक। यहाँ पर इक्वाडोर में एक सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम है माउंट कैटापॉक्सी। देखो हर ज्वालामुखी पहाड़ी में ही फटता है ना, तो माउंट लगा रहता है उसमें। माउंट कैटापॉक्सी, कैटापॉक्सी कहाँ है, इक्वाडोर। कहाँ है, इक्वाडोर, सक्रिय ज्वालामुखी है। ओकर बाद एती आ जाओ, अर्जेंटीना है ना, अर्जेंटीना में एक ज्वालामुखी है
ओजस डेल सलाडो, ओजस डेल सलाद दो, कहाँ? अर्जेंटीना। कहाँ है? अर्जेंटीना। ओजस डेल सलादो दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, सबसे ऊंचा, हाईएस्ट, सबसे ऊंचाई पर भी है और सबसे ऊंचा ज्वालामुखी यही ओजस डेल सलाडो ना। क्लियर है? इधर आइए, इधर आते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हमको एक दिख रहा है इटली, ऐसा दिख रहा हो। अब इसके लिए ना दूसरा मैप लाना पड़ेगा। इटली जान लो यूरोप महाद्वीप में ये है, ये जो लंबा दिख रहा है ना, ये इटली है। लेकिन ये इतने में समझ में नहीं आएगा आपको। ये है इटली, ये दिख रहा है, ये पूरा ये इटली है। इटली में, और चूंकि बहुत छोटा है ना, वहाँ दिखा नहीं पाऊँगा, इसलिए मैं इटली का मैप अलग से ले आया। इटली में यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप हैं, ये तो मेन लैंड है, यहाँ छोटे छोटे द्वीप हैं यहाँ पर। और यहाँ पर एक है लिपारी द्वीप समूह। कौन सा द्वीप समूह? लिपारी। यही इटली में ही आता है, लिपारी द्वीप, है ना। और ये जो दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है सिसिली, इसका नाम क्या है? सिसिली, इस द्वीप का नाम। ये भी द्वीप है ना, देखो कटा हुआ है, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है द्वीप। अच्छा देखो, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ, समंदर के पानी से, इसको बोलते हैं आइलैंड, अपन द्वीप बोलते हैं। और कोई बड़ा सा भूमि का टुकड़ा वो गिरा हुआ, तो इसको अपन महाद्वीप बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? महाद्वीप, कॉन्टिनेंट। ठीक। फिर आगे चलकर आप एक शब्द और सुनोगे, प्रायद्वीप, पेनिनसुला। जैसे इंडिया है ना, ये वाला पूंछ देखते हो, इधर तीन तरफ पानी है, तीन तरफ। अगर कोई भूभाग तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसको हम बोलते हैं पेनिनसुला। क्या कहते हैं? पेनिनसुला। हिंदी में कहते हैं प्रायद्वीप, प्रायद्वीप, प्रायद्वीप। इसीलिए इंडियन पेनिनसुला कहा जाता है इसको, भारतीय प्रायद्वीप। क्यों? क्योंकि नीचे का जो हिस्सा अपन देखते हैं वो तीन तरफ से पानी से घिरा, ऊपर तो पूरी भूमि है, नीचे वाला हिस्सा, तो इसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। जैसे अरब है, अरब प्रायद्वीप भी कहा जाता है। आगे समझोगे आप, आगे अरब प्रायद्वीप, क्योंकि वो भी एक ऐसा है। ये देखो, ये अरब है, ये देखो, 1 2 3, ये तीन तरफ से पानी से घिरा, तो इसको क्या कहा जाता है? अरब पेनिनसुला। क्या कहा जाता है? अरेबियन पेनिनसुला, अरब प्रायद्वीप, है ना। उसके बाद यहाँ पे आप दिख रहा है एक तो, ये दिख रहा है, ये देखो, ये रशिया का एक जगह है, इसको भी कामचाटका प्रायद्वीप कहा जाता है। क्या प्रायद्वीप? बस सुन लो, प्रायद्वीप का नाम आ गया बता रहा हूँ, वरना सब डिटेल में, एक एक कॉन्टिनेंट पकड़ेंगे सब डिटेल में जाएगा ना। प्रायद्वीप समझ गया ना? भूमि का टुकड़ा जो तीन तरफ से पानी से घिरा होता है उसे प्रायद्वीप कहा जाता है ना। और द्वीप जो छोटा हिस्सा जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है उसे द्वीप कहा जाता है, आइलैंड। लेकिन आइलैंड भी दो प्रकार के होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि नदी के बीच में ऐसा निकल आता है, इसको रिवर आइलैंड बोलते हैं, नदी द्वीप। और महासागर या सागर के बीच में कोई है, चारों तरफ सागर है, ये क्या हो गया? महासागरी या सागरी द्वीप, सी आइलैंड बोलते हैं। क्लियर है? ये रिवर आइलैंड, ये सी आइलैंड। दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड जानते हो कहाँ है? ब्रह्मपुत्र नदी जो असम में बहती है, असम में है, सब पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी में। माजुली द्वीप नाम है उसका, माजुली आइलैंड। वो इतना बड़ा आइलैंड है कि वो एक जिला है असम का। ब्रह्मपुत्र छोटी मोटी नदी नहीं है, एक कोने से दूसरा कोना दिखता नहीं है ना, बहुत। तो चलो वो सब बाद में देखेंगे। इधर ये इटली में चलते हैं हम लोग। इटली में
जो लिपारी द्वीप समूह है, यहाँ एक एक्टिव वॉल्केनो है ऐसा साइड में, स्ट्राम्बोली, एक्टिव वॉल्केनो है, लाल है मतलब सक्रिय, अभी भी फटता है। इसके थोड़ा से ऊपर इधर ही किनारे में एक आइलैंड में एक और है, इसको बोलते हैं वेसुवियस, माउंट वेसुवियस, ये भी एक्टिव वॉल्केनो है ना, ये भी एक्टिव वॉल्केनो है। सुबह गलती से मैं इसको डोरमेंट बता गया था, ये क्या है, एक्टिव वॉल्केनो। और ये जो सिसली दिख रहा है, सिसली नहीं, बाद में, पहले एक्टिव ख़त्म कर लूँ उसके बाद। तो समझ गए, दो आपको इटली में मिलेंगे, एक लिपारी द्वीप में कौन सा, स्ट्राम्बोली, और एक आपका है कौन सा, वेसुवियस। स्ट्राम्बोली को लाइट ऑफ द मेडिटेरेनियन सी कहा जाता है। किसको, स्ट्राम्बोली को। अरे कहाँ गया, ये स्ट्राम्बोली को क्या कहा जाता है, भूमध्य सागर का लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी, लाइट हाउस है ना। तो हमेशा रुक के धक ऐसा लाइट की तरह मारता रहता है, एक्टिव है, उद्गार होता रहता है। इसको क्या कहा जाता है, किसको, भूमध्य सागर का लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, चलो इधर आओ। अब एक और एक्टिव वॉल्केनो हम देखने वाले हैं, और वो हमारे इंडिया में है। यहाँ पर आप देख रहे हो ऐसे अंडमान निकोबार आइलैंड यहाँ दिखता है, यहाँ दिख नहीं रहा, बहुत छोटा है। और डिटेल में अपन इंडियन ज्योग्राफी में पहुँचेंगे ना तो मैपिंग में देखेंगे पूरा डिटेल। फिलहाल शॉर्ट में देखो कि कुछ 2-3 द्वीप ऊपर हैं जिसको अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स बोला जाता है, और नीचे वाले 2-3 द्वीप को मिलाकर निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स कहा जाता है। अंडमान द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह। अंडमान द्वीप समूह के इधर ईस्ट साइड, ये कौन सा दिशा है, ईस्ट, पूरब में यहाँ छोटे छोटे और द्वीप हैं। एक यहाँ पर एक द्वीप, ये है बैरन, ये कौन सा है, बैरन आइलैंड। ऊपर वाला नारकोंडम। तो नॉर्थ अंडमान, उत्तरी अंडमान की पूरब साइड छोटे छोटे द्वीप हैं, बैरन और नारकोंडम। लेकिन एक्टिव वॉल्केनो कौन से द्वीप में है, बैरन। कौन से द्वीप में है, बैरन आइलैंड में एक, अरे इधर नहीं बनाता यार, गड़बड़ हो जाएगा, नहीं तुम लोग गलत समझ लोगे। यहाँ ये है बैरन वॉल्केनो, बैरन आइलैंड में है तो बैरन वॉल्केनो बोल देते हैं उसको, एक्टिव वॉल्केनो है, फट रहा है अभी भी ना। ठीक है, ये हो गया। आइए, ये हो गया एक्टिव वॉल्केनो। सारी चीज़ें हमको नहीं जाननी, बहुत सारे वॉल्केनो मिलेंगे आपको, नहीं जानना है, इतना याद रहे एक्टिव वॉल्केनो ये है, क्लियर। अच्छा, अब तो विश्व का सबसे बड़ा वॉल्केनो कौन सा भैया, मानोलोवा। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, किलामू। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है, ओजस डेल सैलाडो अर्जेंटीना, क्लियर है। और भारत में इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी माउंट बैरन है, क्लियर है। आओ, अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कौन सा, वो प्रसुप्त ज्वालामुखी में ये कलर ले लेता हूँ ना। समय हो रहा है, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से निकाल देता हूँ। ये तो क्लियर है, याद है आपको। इटली का आपको याद होना चाहिए ऐसे, क्योंकि इटली में दिखा नहीं पाया वहाँ, तो इटली को अलग से दिखाया। ये लिपारी द्वीप समूह में स्ट्राम्बोली इटली, और ये इसी इटली में वेसुवियस, और इसी में, अच्छा इसमें आऊँगा मैं, अभी आऊँगा। चलो इधर आओ। सुबह पढ़ाया हूँ ना। आई कहाँ गया सुबह वाला नक्शा।
डिलीट हो गया क्या? डिलीट हो गया। वापस कैसे जाऊं? हाँ ठीक, आओ इधर आओ। कहीं गलती ना हो जाए यार। किताब उताब आपको नहीं लेना है, नहीं तो इसमें इतनी चीज़ें दी हुई हैं कि भटक जाओगे। तुमको ये नहीं पता चलेगा कि कौन सी काम की चीज़ है। आ जाओ। ये जापान दिख रहा है, ये जापान है, ये जापान है। जापान में 4 द्वीपों का समूह है जापान, वो भी सब डिटेल बाद में देखेंगे। लेकिन एक द्वीप है हॉन्शू। यहाँ एक फ्यूजियामा माउंट फ्यूजियामा कौन से द्वीप में? जापान के हॉन्शू। कौन से द्वीप में? हॉन्शू आइलैंड, जापान। हॉन्शू ये कैसा है? डॉर्मेंट है, प्रसुप्त ज्वालामुखी है, मतलब कभी भी अभी शांत है, कभी भी फट सकता है। और उसके बाद एक इटली का, अरे यार एटमो, ये थोड़ा कंफ्यूज करता है। अर्जेंट अकाउंट को हुआ एक्चुअली मैंने हो पाई को कुछ रुको, ये देखो इधर देखो। इटली में एक देखे थे हम लोग, कहाँ गया यार? वेसुवियस। इसमें कहीं कहीं डाउट है, किसी में सक्रिय, किसी में इसको डॉर्मेंट समझो। फिलहाल के लिए क्या समझिए आप इसको? डॉर्मेंट। मतलब सुबह सही था, मैं अभी व्यर्थ में होशियारी मार दिया। जो वेसुवियस है इसको मैं क्या कर देता हूँ? हरा। वेसुवियस ये कैसा है? प्रसुप्त ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी। ठीक है। एक और थोड़ा सा मैं मिस कर दिया, उसको आपको मैं बता देता हूँ यहीं पर। मेयॉन और माउंट एवरेस्ट लाल कलर में मैपिंग करोगे तुम लोग, भूल गया मैं। यहाँ पर एक अंटार्कटिका में, यहाँ पर एक रॉस आइलैंड है। कौन सा आइलैंड? रॉस द्वीप। ये भी जी के है ना, कभी पूछ दो रॉस द्वीप कहाँ है? अंटार्कटिका महाद्वीप। यहाँ एक ज्वालामुखी है माउंट एरेब्रोस, ये लो, एरेब्रोस अंटार्कटिका में है, रॉस सक्रिय ज्वालामुखी। और एक और है फिलीपींस, देख रहे हो फिलीपींस? ये जो दिख रहा है ना, ये वाला, ये द्वीप समूह, ये फिलीपींस है। ये इंडोनेशिया है, ये इंडोनेशिया है ना, ये फिलीपींस है। यहाँ पर एक है माउंट मेयॉन, ये भी सक्रिय ज्वालामुखी। मेयॉन सक्रिय ज्वालामुखी। प्रसुप्त में हमको 3 ही देखना है। एक तो इटली का वेसुवियस हो गया, जापान का फ्यूजियामा, और एक अंडमान निकोबार का नारकोंडम। ये देख लो ऊपर दिख रहा है। तो एक ज्वालामुखी यहाँ दिख गया इटली में, एक यहाँ पर, अरे यार हरा, एक यहाँ पर कौन सा? वेसुवियस। एक कौन सा? वेसुवियस प्रसुप्त ज्वालामुखी, डॉर्मेंट वोल्केनो। एक जापान का हॉन्शू में फ्यूजियामा, और एक है नारकोंडम में, यहाँ पर एक ज्वालामुखी है नारकोंडम, प्रसुप्त ज्वालामुखी। ठीक। अब चलते हैं अपन एक्सटिंक्ट वोल्केनो, जो लंबे समय से हुआ ना, संभावना भी नहीं फटने की, उद्गार इरप्शन की संभावना नहीं है, उसको देख लेते हैं। तो उसमें सबसे पहले आप देखिए, एक साइड से शुरू करते हैं। एक साइड से अर्जेंटीना में देखते हैं एकांकगुआ, ये लो, इसको दूसरा कलर ले लो, नीला, ये लो। यही अर्जेंटीना में एक वोल्केनो है एकांकगुआ, अर्जेंटीना। कैसा है ये? एक्सटिंक्ट वोल्केनो। माउंट एकांकगुआ कहाँ है? पहला प्रश्न, माउंट एकांकगुआ कहाँ है? अर्जेंटीना। और कैसा वोल्केनो है ये? एक्सटिंक्ट, मृत ज्वालामुखी ना, माउंट एकांकगुआ। इक्वाडोर में एक ज्वालामुखी है चिम्बोराजी, ये लो, इक्वाडोर में ही है ना, चिम्बोराजी। ये भी कैसा है? एक्सटिंक्ट वोल्केनो।
मृत ज्वालामुखी। ठीक, यहाँ पर आ जाइए, तंजानिया दिख रहा है ये देखो, यहाँ तंजानिया है। तंजानिया में एक ज्वालामुखी है, ये है तंजानिया। यहाँ एक ज्वालामुखी है, किलिमंजारो, किलिमंजारो, किलिमंजारो। कहाँ? तंजानिया, साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में तंजानिया, किलिमंजारो। ये है आपका एक है आपका म्यांमार दिख रहा है आपका, ये म्यांमार, ये भारत, ये म्यांमार है, ये वाला बर्मा बोलते हैं जिसको। यहाँ पर है माउंट पोपा, पोपा म्यांमार ना, ये भी क्या है? मृत ज्वालामुखी है। ठीक, माउंट पोपा। उसके बाद एक आ जाइए आप, ये हो गया तंजानिया के लिए, पोपा हो गया। पाकिस्तान, कोहे सुल्तान, ये देखो पाकिस्तान दिख रहा है, ये देखो पोमेरियन, ये देखो ये है कोह ए सुल्तान, कोह ए सुल्तान। ये भी मृत ज्वालामुखी है पाकिस्तान में, पाकिस्तान की तरह मरा हुआ है। ठीक ठीक, अच्छा। और एक ज्वालामुखी जो आपसे कभी पूछ दे, ईरान का देमबंद। ईरान कहाँ है? अभी तो चर्चा में ईरान, ईरान चर्चा में है, बमबारी हो रहा है। ये है ईरान, दिख रहा है बड़ा सा, ये पाकिस्तान से लगा हुआ ईरान है। ईरान में है देमबंद, देमबंद। और ये भी क्या है? मृत ज्वाला। तो देखो, चलो सबसे पहले सक्रिय ज्वालामुखी देखते हैं, लाल। एक तरफ से शुरू करते हैं। सबसे पहले यूएसए के हवाई द्वीप में दो देखे हम लोग, मोना लोआ और किलामू। मोना लोआ और मोना लोआ कैसे जानते हो आप? विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी और विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी किलामू। उसके बाद नीचे आ जाते हैं साउथ अमेरिका, सीधे इक्वाडोर पहुंचते हैं, कोने में। इक्वाडोर में हम एक वॉल्केनो देख रहे हैं, कौन सा, क्या नाम है? कैटापॉक्सी, कैटापॉक्सी, कैटापॉक्सी। वहाँ से नीचे आते हैं, नीचे अर्जेंटीना पहुँचते हैं। अर्जेंटीना में कौन सा देख रहे हैं अपन? सबसे पहले ओजस डेल सलाडो, ओजस डेल सलाडो। और इसको कैसे जानते हो आप? विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित या सबसे ऊंचा ज्वालामुखी यही है, लगभग 6500 की ऊंचाई पर स्थित है ये ज्वालामुखी। उसके बाद अपन चलते हैं इधर नीचे, अंटार्कटिका में एक सक्रिय ज्वालामुखी है, रॉस आइलैंड में। कौन सा? एरेब्रुस, एरेब्रुस, रॉस आइलैंड में एरेब्रुस, माउंट एरेब्रुस। ऊपर चलते हैं अपन, इंडिया के पास पहुंचते हैं, बैरन आइलैंड, अंडमान के ईस्ट में बैरन आइलैंड। और आगे चलते हैं, इंडोनेशिया में एक मिलेगा एक्टिव वॉल्केनो, क्या नाम है उसका? मेऑन, माउंट मेऑन। क्लियर? ओके। अब उसके बाद अपन किस में? डॉर्मेंट वॉल्केनो। हरे कलर से दिखा रहे हैं अपन, हरे कलर से दिखा रहे हैं, तो सीधे इधर ही आते हैं, इस एरिया में। उधर एक इटली में वेसुवियस, इटली में वेसुवियस, वेसुवियस इटली, उसे सुधारा था ना मैं। फिर उसके बाद एक वही बैरन के ऊपर, थोड़ा सा ऊपर बैरन के, नारकोंडम, नारकोंडम, ये भी है डॉर्मेंट। और एक जापान के हॉन्शू आइलैंड में फ्यूजियामा, जापान के हॉन्शू में फ्यूजियामा। अब उसके बाद एक्सटिंक्ट वॉल्केनो में आते हैं। एक तरफ से शुरू करते हैं, उधर इक्वाडोर में ही है चिम्बोराजो, चिम्बोराजी, और चिम्बोराजी तो होना चाहिए, चिम्बोराजो, ठीक है, चिम्बोराजो, राजो है, राजी लिख दिया हमने, चिम्बोराजो। थोड़ा नीचे अर्जेंटीना में एक है एकांकगुआ, अर्जेंटीना में एक एकांकगुआ। इधर आ जाओ, साउथ अफ्रीका, मतलब अफ्रीका महाद्वीप में, तंजानिया में है कौन सा? किलिमंजारो, किलिमंजारो। और इससे आगे ऊपर पहुँचते, ऊपर साइड पाकिस्तान पहुँचते हैं, कौन सा? कोहे सुल्तान, पाकिस्तान में कौन सा? कोहे सुल्तान। उसके बगल में ईरान, देमबंद, ईरान देमबंद। और इधर चले जाते हैं थोड़ा और बगल में, भारत बांग्लादेश के ऊपर साइड से लगा हुआ म्यांमार, माउंट पोपा, माउंट पोपा। इस प्रकार से ये वॉल्केनो यहाँ समाप्त होता है। स्ट्रोम्बोली, स्ट्रोम्बोली। और जो सिसली है वो थोड़ा सा रुक, जो मैं एक बार चेक कर लूँ, सिसली में है ना माउंट सिसली, वो उसमें है एटना, एटना ज्वालामुखी, रुको, एटना है वहाँ पर। वो कौन सा ज्वालामुखी है वो मैं देख लेता हूँ। सिसली,
उसको कैटेगराइजेशन ठीक से क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन वो भी सक्रिय में मानते हैं। ये देखो दिखाता हूँ मैं आपको। कहाँ गया इटली? ये देखो सिसिली में देख लो, ये सिसिली है। यहाँ भी एक है एटना, माउंट एटना, एटना सिसिली आइलैंड इटली, एटना है ना। कुछ आइलैंड जरूरी नहीं है, कुछ ऐसे ही पूछ दे कि ये वॉल्केनो कहाँ है, तो एटना, माउंट एटना कहाँ है? सिसिली इटली, सिसिली इटली। इतनी चीज़ें आपको जाननी है। मैपिंग जो है कुछ समय में उपलब्ध कराऊंगा मैं, क्योंकि अभी अब मैपिंग का मेन काम अभी आया नहीं। अभी अपन थ्योरी पढ़ेंगे, माउंटेन कैसे बनते हैं, ये सब थ्योरी चलेगा। फिर मैपिंग संभवतः अगले सोमवार से शुरू होगा, उसमें फिर एक एक कॉन्टिनेंट पकड़ेंगे। तो पहले आप कंसेप्ट तो जान लो ना, ठीक है। चलो, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, विल मीट टुमारो।